नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। आज हमारे पास क्लास 12th का यूनिट 5 है। चैप्टर होगा सरफेस केमिस्ट्री। यहां पर हम इसके कंसेप्ट, क्वेश्चन और जो भी एक्सेप्शन इसमें आएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपको सीक्वेंस इस तरह से मेंटेन करना है। सबसे पहले देखना है वीडियो लेक्चर, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू आपको chemistrypage.in वेबसाइट पे मिल जाएंगे। कई सारे एमसीक्यू मैंने पीडीएफ की फॉर्म में वहां पे अपलोड किए हैं। उसके बाद डीपीपी सॉल्व करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और लास्ट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी है। डीपीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको हमारे केमिस्ट्री पेज ऐप में मिल जाएंगी। तो प्ले स्टोर में जाके इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। तो बच्चों, पहले बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। सरफेस केमिस्ट्री, जैसे नाम से पता लग रहा है, सरफेस यानी ऐसी प्रोसेस जो सरफेस या इंटरफेस पर होती है, दैट इज डील विद सरफेस केमिस्ट्री। इंटरफेस का मतलब ऐसी एक कोई बाउंड्री जो दो मीडियम को अलग करती है। अब दो मीडियम कौन से हो सकते हैं? जैसे एक मीडियम गैस हो गया, दूसरा मीडियम लिक्विड हो गया। तो ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, इट इज कॉल्ड सरफेस या इंटरफेस। या मान लिया जाए कि हमारे पास एक लिक्विड है और लिक्विड के अंदर एक सॉलिड है, तो ये जो सॉलिड की बाउंड्री है, इट इज कॉल्ड सरफेस। तो ऐसी बाउंड्री जो दो मीडियम को अलग करती है, उसको हमने सरफेस और इंटरफेस नाम दिया। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे मान लिया जाए कि सॉलिड और गैस को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो सॉलिड स्लैश गैस, या गैस और लिक्विड को करना है गैस स्लैश लिक्विड। तो बच्चों, मैंने बार बार कहा है, अगर मेरी स्पीड कम है तो आप इसको स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं। अब इसमें कुछ डेफिनेशन आती है, वो आपको समझनी है। सबसे पहले बात करते हैं एड्सॉर्प्शन। दो मिलते जुलते टर्म्स है, एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, दोनों अलग चीज है। तो पहले हम बात करेंगे एड्सॉर्प्शन। तो बच्चों, एड्सॉर्प्शन का मतलब ये होता है किसी पार्टिकल का, अब चाहे वो आयन हो चाहे मॉलिक्यूल हो, सरफेस पर अटैच्ड होना एड्सॉर्प्शन कहलाता है। या सरफेस पर एक्युमुलेट होना, एड्सॉर्ब या एक्युमुलेट या अटैच्ड, तीनों एक ही टर्म है। तो किसी पार्टिकल का सरफेस पर एक्युमुलेट, एड्सॉर्ब होना, अटैच्ड होना एड्सॉर्प्शन कहलाता है। जो पार्टिकल या मॉलिक्यूल अटैच्ड हो रहा है, इसको हमने नाम दिया एड्सॉर्बेट, और जिस सरफेस पर एड्सॉर्ब हो रहा है उसको नाम दिया एड्सॉर्बेंट, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। क्लियर हो गए तीनों टर्म्स? तो यहां पर एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। अब कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो एड्सॉर्बेंट की तरह काम करते हैं? तो आपने पढ़ा होगा चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, कॉलॉइड्स, मेटल्स, कई सारे ऐसे एड्सॉर्बेंट है जिन पर चीजें एड्सॉर्ब होती हैं, तो दे आर गुड एड्सॉर्बेंट। क्लियर? अब जो एड्सॉर्बेंट है वो फाइन पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं, ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़ सके। अब इन सब एड्सॉर्बेंट में सबसे फेमस एड्सॉर्बेंट है चारकोल। ये जो चारकोल है, ये काफी अच्छा एड्सॉर्बेंट है। इट कैन एब्सॉर्ब वेरियस गैसेस जैसे O2, H2CO, Cl2, NH3, SO2, ऑर्गेनिक डाइज, मिथिलीन ब्लू, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, यानी शुगर को भी एब्सॉर्ब कर लेता है। क्लियर? दो चीजें और पढ़नी है। डिसॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का उल्टा डिसॉर्प्शन, यानी अगर किसी पार्टिकल को सरफेस से निकाल के रिमूव कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन। एक और टर्म्स आता है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन दो प्रोसेस जब साइमल्टेनियस होती है, एक एड्सॉर्प्शन और दूसरी एब्सॉर्प्शन, तो इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए टर्म्स यूज होता है सॉर्प्शन। क्लियर? तो ये तीन चार टर्म्स है जो आपको समझने हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। किस तरह से एड्सॉर्प्शन होता है? टोटल 8 पॉइंट मैंने इसमें लिखे हैं। इन 8 पॉइंट से हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूं, उस डायग्राम से काफी हेल्प मिलेगी इसको समझने में। तो यहां पर एक बर्तन है
और ये इंटरफेस है, ये अंदर लिक्विड है और ये बाहर गैस है, तो ये इंटरफेस होगी। अब एक पार्टिकल इस लिक्विड के अंदर है और एक पार्टिकल इस सरफेस पर अटैच्ड है। अब इस तरह देखो, ये लिक्विड के अंदर वाला पार्टिकल, ये सरफेस वाला पार्टिकल। अब बच्चों क्या लगता है कि जो लिक्विड के अंदर वाला पार्टिकल है, जो बल्क में है, उसका एनवायरनमेंट और जो सरफेस पर है उसका एनवायरनमेंट सेम रहेगा? नहीं। तो पहला पॉइंट यही बताता है कि दोनों का एनवायरनमेंट सेम नहीं है। कैसे? जो लिक्विड के अंदर वाला पार्टिकल है वो चारों तरफ से इक्वली अट्रैक्टेड होता है और पार्टिकल से, क्योंकि इसके साथ और पार्टिकल भी होंगे इस तरह से। जो सरफेस वाला पार्टिकल है उसके इस तरफ तो कोई पार्टिकल नहीं, केवल पार्टिकल कहां पर है? यहां पर है, तो हो गया एनवायरनमेंट अलग। तो इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल है वो सरफेस पर अटैच्ड रहता है, क्योंकि सरफेस वाले पार्टिकल पर फोर्स केवल नीचे से लग रहा है, ऊपर से फोर्स नहीं लग रहा है। दिस इज हाउ एड्सॉर्प्शन अकर। समझे मेरी बात? तो बोलने का मतलब यह है कि जो एड्सॉर्प्शन है वो एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है जो कि पार्टिकल को एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर अटैच्ड रखता है। एड्सॉर्प्शन कितना होगा? द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया पर यूनिट मास। इसलिए हमने फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल की बात की थी। जितना ज्यादा इसका सरफेस एरिया होगा, अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा, तो एड्सॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। अब एनर्जी की बात करते हैं। ये पांचवा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जब कोई पार्टिकल सरफेस पर अटैच्ड होता है तो रेसिडुअल फोर्स डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से उसकी सरफेस एनर्जी कम हो जाती है। और जब बच्चों सरफेस एनर्जी कम होती है तो एक हीट जनरेट हो जाती है। बोलने का मतलब है कि एड्सॉर्प्शन इंक्रीज और रिलीज हीट, रिलीज ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन हीट विल रिलीज, हेंस इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो एक पॉइंट आया, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। किस वजह से? रेसिडुअल फोर्स डिक्रीज हो रहा है, सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, जिस वजह से डेल्टा एच नेगेटिव होगा और एनर्जी रिलीज होगी। अब दो पॉइंट और हैं। अब एंट्रोपी की बात करते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल घूमा है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा है और ये सारे पार्टिकल इस सरफेस पर आके चिपक गए, एड्सॉर्ब हो गए, तो इनका मूवमेंट कम हो गया। तो बच्चों क्या होगा? एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। और जब एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। क्लियर? तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है और डेल्टा एच भी नेगेटिव हो रहा है, तो बोथ आर नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव एंड ऑल्सो डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। Adsorption is accompanied by decrease in enthalpy and decrease in entropy। ये कंक्लूजन निकला पूरा। तो अगर मैं डेल्टा जी की भी बात करूं, है ना, तीन टर्म्स होते हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एच, टी डेल्टा एस। ये एक इक्वेशन है जो स्पॉन्टेनिटी को बताती है। तो बच्चों अगर हमें कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रखनी है तो जो सरफेस यानी जो एड्सॉर्प्शन है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यहां पर इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, तभी जाके ये नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन लगा है। ठीक? या अगर ये दोनों मिलकर नेगेटिव होते हैं तो डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाके डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो ये तीनों कंडीशन है जिस वजह से डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि डेल्टा जी को नेगेटिव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो डेल्टा एच को नेगेटिव रखना पड़ेगा और टी डेल्टा एस को नेगेटिव पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तभी जाके नेगेटिव होगा। और अगर टी डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो डेल्टा एच को लार्ज नेगेटिव होना पड़ेगा, बस।
अब एक क्वेश्चन करते हैं, अगर आपने टॉपिक समझ लिया तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एड्सॉर्प्शन? पहला डेल्टा एच नेगेटिव, ठीक है। दूसरा डेल्टा एस नेगेटिव, ठीक है। तीसरा टी डेल्टा एस नेगेटिव। अब वो टी डेल्टा एस नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। और डेल्टा जी नेगेटिव, यस। तो 1, 2 and 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। देयर आर 2 टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल को हम फिजियोजॉर्प्शन बोलेंगे, केमिकल को केमिजॉर्प्शन बोलेंगे। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो पार्टिकल है वो सरफेस पर एक वंडरवाल फोर्स के थ्रू अटैच्ड हो रहा है, इसमें वंडरवाल फोर्स होता है। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड की वजह से अटैच्ड हो रहा है, यहां पर पार्टिकल और सरफेस के बीच में एक बॉन्ड बनता है, ये आपको समझना है। यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, केवल फोर्स है। दूसरा, इट इज नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है, इट इज हाईली स्पेसिफिक, क्योंकि बॉन्ड तभी बनेगा जब स्पेसिफिक होगा, यानी एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट दोनों का नेचर मेल खाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है इट इज रिवर्सिबल। फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, यानी ये पार्टिकल निकल भी सकता है इजिली, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है क्योंकि बॉन्ड बन गया। फोर्थ पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, इट इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। अब यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोर इजिली लिक्विफाइबल गैस आर एड्सॉर्ब रेडली। ये इस पर क्वेश्चन आता है, जो गैस इजिली लिक्विफाई हो जाएगी उनका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। और यहां पर क्या पॉइंट बना, गैस विच कैन रिएक्ट विद एड्सॉर्बेंट शो केमिजॉर्प्शन। तो यहां पर रिएक्शन है, यहां पर जो है लिक्विफाइबल है। पांचवा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज वेरी लो, कम एनर्जी में भी काम हो जाएगा, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, 80 to 240 किलो जूल पर मोल, क्योंकि यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। 6, फिजिकल के लिए लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। लो टेम्परेचर में भी एड्सॉर्प्शन आराम से होगा फिजिकल वाला। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लो टेम्परेचर पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए हाई टेम्परेचर इज अ फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। इट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन, लो टेम्परेचर फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन किसमें चेंज हो जाएगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन में। सातवां, देयर इज नो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी इज नीडेड, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर जरूरत है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करना है आपको। आठवां पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, इट्स डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, इट इंक्रीज विद इंक्रीज द सरफेस एरिया, इसके लिए भी ये सेम होगा, सरफेस एरिया बढ़ाने से फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन दोनों बढ़ेंगे। 9 पॉइंट, इट रिजल्ट इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन द एड्सॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। यहां पे लेयर बन जाती है, कई सारी लेयर बनती है, एक लेयर हो गई है, 2 लेयर हो गया, 3 लेयर हो गया, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में केवल एक ही लेयर बनती है, इट फॉर्म यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, ओनली एक लेयर। अब जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन लो टेम्परेचर में फेवरेबल होता है, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो केमिकल एड्सॉर्प्शन बन जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द फिजिकल एड्सॉर्प्शन चेंज इनटू केमिकल एड्सॉर्प्शन, क्लियर। दूसरी चीज, यूजुअली हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन। एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे डाई हाइड्रोजन इज फर्स्ट एज एड्सॉर्ब्ड ऑन निकल बाय वंडरवाल फोर्स, और जैसे जैसे आप जो है प्रेशर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन देन डिसोसिएट to form hydrogen atom which held on the surface by chemical adsorption, ठीक है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर किस चीज को फेवर करती है, केमिकल एड्सॉर्प्शन को।
क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द फिजिकल एड्सॉर्प्शन। पहला, इट इज नॉट स्पेसिफिक, ये सही है भाई, इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखना। दूसरा, इट अराइजेस बिकॉज द वंडरवाल फोर्स, ये भी ठीक है। तीसरा, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, ये भी ठीक है। डी, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इन द रेंज ऑफ 80 to 240 किलोजूल पर मोल, ये केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, तो इट विल बी द आंसर बिकॉज इट इज इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है, ये केमिकल के लिए। नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स एक ग्राफ है, उस ग्राफ के माध्यम से हमें देखते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर का एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ता है, इसी को हम बोलेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। और जैसा नाम है आइसोथर्म्स, मतलब यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड बाय द एड्सॉर्बेंट विद प्रेशर at constant temperature can be expressed by means of a curve or graph is called adsorption isotherms। यानी कितनी अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो रही है एड्सॉर्बेंट के फिक्स मास में विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेंडलिच, उन्होंने इससे काम किया है और एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव की है, तो it is called Freundlich adsorption isotherms। They gave the relationship between the quantity of gas adsorbed by unit mass of solid adsorbent and pressure at a particular temperature। तो कितनी गैस एड्सॉर्ब हो रही है किस प्रेशर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, दिस इज कॉल्ड फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। तो एक इक्वेशन निकल के आती है वो ये वाली है, x बाई एम इक्वल टू के डॉट पी की पावर 1/n। और हमेशा ध्यान रखना n की वैल्यू 1 से कम होती है, ये जनरली 0.5 तक जाती है, यानी 0.1 to 0.5 इसकी वैल्यू, n की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब मतलब समझते हैं। तो x का मतलब है द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, m का मतलब है द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट जिस पर गैस एड्सॉर्ब हो रही है, p प्रेशर है, k और n दोनों कांस्टेंट है विच इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये आपको याद रखना है। तो अब इस रिलेशनशिप को हम समझते हैं। देखो, इस एक्सिस पर हमने लिया x बाई एम यानी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और इधर लिया प्रेशर। अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा x बाई एम की वैल्यू बढ़ेगी, यानी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल इंक्रीज। लेकिन बच्चों एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर प्रेशर के बढ़ने से x बाई एम की वैल्यू नहीं बढ़ती है, वो कांस्टेंट हो जाता है। दिस वैल्यू ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड प्रेशर। तो यहां पर जो इक्वेशन होगी उसको हम ऐसा लिखेंगे, यानी इट इज x बाई एम इक्वल टू ओनली k डज नॉट डिपेंड अपॉन p। तो p की वैल्यू 0 हो जाए। लेकिन अगर शुरुआत में देखें तो x बाई एम पी पे डिपेंड कर रहा है, यानी प्रेशर बढ़ाने से x बाई एम की वैल्यू बढ़ रही है। तो इक्वेशन क्या आएगी, x बाई एम इक्वल टू के पी। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे x बाई एम की वैल्यू उस रेट से नहीं बढ़ेगी जिस रेट से पहले बढ़ती है। तो मिडिल में इक्वेशन आएगी x बाई एम इक्वल टू के पी 1/m। यानी देखो अब प्रेशर पर डिपेंडेंस कम हो गई है और लास्ट में पूरी कम हो जाएगी। तो इस ग्राफ को हमने कहा फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। अब 2-3 चीजें और समझते हैं। अगर 1/n इक्वल टू 0 है तो x बाई एम कॉन्स्टेंट है, यानी इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। वो कब होगा, जब हाई प्रेशर होगा। ठीक, तो x बाई एम इक्वल टू के पी 0 हो जाएगा। और अगर 1/n की वैल्यू 1 होती है तो x बाई एम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने से x बाई एम की वैल्यू बढ़ेगी। अब बात करते हैं टेम्परेचर का x बाई एम पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखो बच्चों, यहां टेम्परेचर ज्यादा है और यहां टेम्परेचर कम है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि
टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो x बाई एम की वैल्यू कम होगी, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम होगा। कम टेम्परेचर पर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। ठीक, तो ये जो कर्व हमने बनाया इट इज ऑन फिक्स प्रेशर, देयर इज ए डिक्रीज इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखिए, इफ x is a amount of adsorbate and m is amount of adsorbent, which of the following relation is not related to the adsorption process? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला है x by m कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर पर डिपेंड करता है, ये भी ठीक है। x by m कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये भी ठीक है। तीसरा, अगर कांस्टेंट x by m हो तो टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये भी ठीक है। लास्ट में देखो x बाई एम दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर भी और प्रेशर पर भी, ये गलत है। तीनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल कांस्टेंट होना चाहिए, तो इट विल नॉट रिलेटेड टू द एड्जॉर्प्शन प्रोसेस, तो आंसर हो गया डी। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है उसको हमने लॉग के फॉर्म में लिखा है। तो इक्वेशन थी x बाई एम इक्वल टू के पी वन बाई एन, और इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, लॉग x बाई एम इक्वल टू लॉग के, वन बाई एन आगे आ जाएगा प्लस वन बाई एन लॉग पी। इट इज द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ फ्रेंडलिट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो बच्चों लॉग के फॉर्म में लिखने से ये एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो y एक्सिस पर x बाई एम यानी log x बाई एम लेंगे और x एक्सिस पर log p लेंगे। तो दोनों के बीच जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो स्लोप है वो एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, तो ये आ रहा है स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्लोप है उसकी वैल्यू है 1 बाई एन, क्लियर। और अगर इंटरसेप्ट की बात करें तो log के एट इंटरसेप्ट, तो यहां पर जो है log के इंटरसेप्ट आएगा, जो स्लोप होगा वो 1 बाई एन होगा, x एक्सिस पर log p एंड y एक्सिस पर log x बाई m। तो इन दोनों के बीच एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, क्लियर। तो ये सब इसी के बारे में लिखा गया। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, जहां पर हमने किसी गैस को एक सॉलिड में एड्जॉर्ब करवाया और कई सारे फैक्टर, खासकर टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, देखा कि किस तरह से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, सॉलिड में किसी सॉल्यूट को एड्जॉर्ब करवाएंगे, सॉल्यूट, और जो सॉल्यूट है वो अपनी सॉल्यूशन फेज में है। तो यहां पर हमारे पास एग्जांपल है द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर। तो एक बीकर मैंने बनाया, यहां पर एक सॉल्यूशन रखा, ये सॉल्यूशन किसका है बच्चों, एसिडिक एसिड और प्लस वाटर। इसके अंदर हमने डाला फेमस एड्जॉर्बेंट चारकोल, तो चारकोल हमने इसके अंदर डाल दिया। तो चारकोल क्या करेगा, इस वाटर के अंदर से एसिडिक एसिड को एड्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। तो पूरा के पूरा एसिडिक एसिड चारकोल के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पर हमने वही फैक्टर पढ़ने हैं और फैक्टर भी बिल्कुल सेम है, सेम इफेक्ट हो रहा है उन फैक्टर का जो हमने गैस के एड्जॉर्प्शन में पढ़ा था। जैसे द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। दूसरा, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। तीसरा, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। और चौथा, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट। तो जो चीजें गैस के लिए अप्लाई हो रही है वही चीजें सॉल्यूट के लिए भी अप्लाई हो रही है, और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आता है वो भी सेम होगा, x बाई एम इक्वल टू के सी की पावर 1 बाई एन। वहां पर c की जगह में p 1 बाई एन था, बस। तो जब गैस यूज करेंगे तो प्रेशर और सॉल्यूट यूज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन। अगर लॉग के फॉर्म में देखें तो ये इक्वेशन निकल के आती है, क्लियर। तो बच्चों जब हम log x बाई एम और log c के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, तो ये शो करता है द वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, क्लियर।
तो स्लोप हो जाएगा हमारा 1/n, इंटरसेप्ट हो जाएगा log k, y एक्सिस पर log x/m और x एक्सिस पर log c। तो वो पूरा के पूरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इस तरह से। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। यहां पर आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो देखो ए ऑप्शन है x/m इक्वल टू के सी 1/n। तो यहां पर c है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है। तो एड्सॉर्प्शन होगा फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, ये वाला। तो ए का आ गया b, ठीक है बच्चों, ए का हो गया b। उसके बाद x/m log की फॉर्म में log x/m log k 1/n log p है, और वहां पर n/n इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो p है उसकी वैल्यू 0 है। तो यहां पर प्रेशर बढ़ाने से x/m की वैल्यू नहीं बढ़ती है, यानी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अब कांस्टेंट हो गया है। b का आना चाहिए ये, एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर जब n/1/n की वैल्यू 0 होती है, ऊपर हमने इक्वेशन में पढ़ा है। तीसरा log x/m इक्वल टू log k 1/n log p। तो वहां पर जो है n/1/n की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब यहां पर प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर बढ़ाते जाओगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। तो c का आना चाहिए ये p। तो बच्चों b का हो गया s, c का हो गया p, और लास्ट में हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर में फ्रेंडलिज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स एक्सप्लेन नहीं होता है, यानी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो डी का होना चाहिए आर। तो ए का बी नहीं, ए का क्यू है ना, गलती से लिख दिया मैंने, ए का क्यू, यानी ए और बी में से आंसर होगा बी का एस। तो बी का एस यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, वहां पर हम देखेंगे कि कहां किस जगह एड्सॉर्प्शन का एप्लीकेशन होता है। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। तो ये हमारे पास कोई एरिया है और यहां पर मैं अगर एड्सॉर्प्शन करवा रहा हूं तो इसके अंदर से गैस निकल जाती है। तो गैस निकलने का मतलब वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। दूसरा गैस मास्क। तो गैस मास्क में हम एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करते हैं, तो वो पॉइजनस गैस को एड्सॉर्ब कर लेता है। तो ये खासकर जो मजदूर कोल माइंस में काम करते हैं उनके लिए यूज होता है। तीसरा कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है। चौथा रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो एनिमल चारकोल है वो सॉल्यूशन में से कलर को रिमूव कर देता है बाय एड्सॉर्प्शन। पांचवा हेट्रोजेनस कैटालिसिस। तो हेट्रोजेनस कैटालिसिस अभी नीचे डिस्कस करूंगा। यहां पर 3 प्रोसेस है, एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस जहां पर एस्टोसोफर बनता है, हैबर प्रोसेस जहां पर अमोनिया बनता है, एंड हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल जहां पर निकल का यूज होता है। तो यहां पर एड्सॉर्प्शन के थ्रू कैटालाइसिस हो रहा है। 6 सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। तो यहां पर भी चारकोल का यूज किया जाता है नोबल गैस के मिक्सचर में से अलग अलग नोबल गैस को निकालने का, और इट इज बेस्ड ऑन द एड्सॉर्प्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर। कई सारी ड्रग्स हैं जो पैथोजेंस को किल करती है ऑन द बेसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्ब हो जाते हैं पैथोजन के सरफेस पर, उसको किल कर देती है। नेक्स्ट है फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा कि सल्फाइड ओर को हम इम्प्योरिटीज जैसे सिलिका से अलग करते हैं बाय यूजिंग सम ऑयल्स जैसे पाइन ऑयल्स एंड फ्लोथिंग एजेंट। तो ये जो सेपरेशन हो रहा है ये भी एड्सॉर्प्शन के बेसिस पर ही होता है। अब इंडिकेटर का मतलब है इंडिकेट करना। तो यहां पर हम लोग एक कंपाउंड है सिल्वर हैलाइड, इसका यूज करते हैं। सिल्वर हैलाइड एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कई सारी डाइज जैसे इओसिन, फ्लोरोसिन इनको एड्सॉर्ब करता है। तो सरफेस पर डाइज के एड्सॉर्ब होने से दे हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर एट द एंड पॉइंट। और लास्ट है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। आपने पढ़ा होगा जो क्रोमेटोग्राफी है वो खासकर एड्सॉर्प्शन फिनोमेना पे काम करती है, जिसका यूज एनालिसिस और डिटेक्शन ऑफ कंपाउंड में यूज किया जाता है। तो ये सारे एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जो
एनसीईआरटी से लिए हैं, बस इनका 2 या 3 सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करना है। पहला, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है दे रिक्वायर हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दूसरा, केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तीसरा, इट फॉर्म यूनिमॉलिक्यूलर लेयर ऑन द सरफेस। कई सारे कैरेक्टरिस्टिक है, ऊपर मैंने डिस्कस किया है। दूसरा, व्हाई डज फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एनर्जी की अमाउंट रिलीज होती है, एनर्जी विद रिलीज, यानी ये एक तरह की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो बच्चों, ली चैटलर के अकॉर्डिंग अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, व्हाई आर पाउडर्ड सब्सटेंस आर मोर इफेक्टिव एड्सॉर्बेंट देन क्रिस्टलिन फॉर्म। इसका जवाब है सरफेस एरिया। जो पाउडर्ड सब्सटेंस होते हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्रिस्टलिन फॉर्म। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। लास्ट, व्हाई आर एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक इसलिए होता है क्योंकि वहां पर सरफेस एनर्जी कम हो जाती है। तो सरफेस एनर्जी कम होने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक। एक दो रीजन और भी है। नेक्स्ट टॉपिक है कैटालाइसिस। सबसे पहले आपको समझना है व्हाट आर कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। दूसरा, दे डू नॉट कंज्यूम आइदर केमिकली और फिजिकली इन द रिएक्शन। इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन के लास्ट में एज सच बाहर निकल जाते हैं। दीज आर नोन एज कैटालिस्ट। These are known as catalyst and this process is known as catalysis। अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करते हो इतने टेम्परेचर पर, तो इट गिव ऑक्सीजन गैस एंड KCl। अगर इसी रिएक्शन को आप मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करते हो तो बच्चों ये रिएक्शन एक जल्दी हो जाएगी, यानी रिएक्शन रेट विल बी एक्सेलरेट एंड रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पर हो जाएगी। तो बच्चों, मैग्नीज डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में एज ए कैटालिस्ट काम कर रहा है क्योंकि उसने रिएक्शन के रेट को भी बढ़ा लिया है और जो टेम्परेचर इतना चाहिए था उसकी वैल्यू उसने कम कर दी। अब जब आप कैटालिस्ट पढ़ोगे तो दो चीजें आपको और पढ़नी पड़ेगी, एक है प्रमोटर और दूसरा है पॉइजन्स। जैसा नाम से पता लग रहा है, प्रमोटर्स मतलब वो सब्सटेंस जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, दे इनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। जबकि पॉइजन वो सब्सटेंस होता है जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, बस। ठीक, अब एक एग्जांपल देखिए। हैबर प्रोसेस में एक कैटालिस्ट यूज होता है जिसका नाम है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 या आयरन। तो यहां पर मॉलिब्लेडनम एज ए प्रमोटर काम करता है जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। ध्यान रखना बच्चों, है ना, प्रमोटर और पॉइजन कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम और ज्यादा करते हैं, न कि रिएक्शन को। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं। कैटालिटिक पॉइजन एक्ट बाय, पहला, मेकिंग द प्रोडक्ट केमिकली इनएक्टिव, गलत। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये भी गलत। केमिकल कॉम्बिनेशन विद एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, गलत। कैटालिस्ट पर फोकस करना है। प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑन द कैटालिस्ट सरफेस, ये बिल्कुल सही है। यहां पर एक कैटालिस्ट की सरफेस है और यहां पर ये एड्सॉर्ब हो जाते हैं जिस वजह से कैटालिस्ट की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो यही काम होता है पॉइजन। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। देयर आर 2 टाइप ऑफ कैटालिसिस, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। पहला है होमोजेनस कैटालिसिस। होमोजेनस कैटालिसिस में वो रिएक्शन आती है जहां पर कैटालिस्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं, और हेटेरोजेनस में कैटालिस्ट और रिएक्टेंट अलग अलग फिजिकल स्टेट में होते हैं, बस ये डिफरेंस है। तो होमोजेनस के एग्जांपल है, देखो SO2 O2 दोनों गैस हैं तो कैटालिस्ट भी गैस है। यहां पर एसिड एस्टर और वाटर लिक्विड है, HCl भी लिक्विड है। यहां पर देखो H2SO4 लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये एक्वस है। तो सेम फेज में होते हैं तो होमोजेनस कैटालिसिस,
और डिफरेंट फेज में होते हैं तो हेट्रोजेनस कैटालिसिस। यहां देखो प्लेटिनम सॉलिड है जबकि SO2 गैस है। अमोनिया बनाने के लिए N2 और H2 गैस है जबकि आयरन सॉलिड है। तो ये कई सारे एग्जांपल हेट्रोजेनस कैटालिसिस। एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट होमोजेनस कैटालिसिस। तो सेम फेज ढूंढनी है। तो देखो यहां पर लिक्विड 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 ये होमोजेनस, यहां पर गैस गैस सॉलिड ये हेट्रोजेनस। तो आंसर हो गया बी, यहां पर गैस गैस गैस। ठीक है बच्चों, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि ये होमोजेनस नहीं है, ये हेट्रोजेनस है। नेक्स्ट, एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस। किस तरह से हेट्रोजेनस कैटालिसिस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं थ्रू कैटालिसिस। तो एक डायग्राम से समझते हैं। ऊपर मैंने 4-5 लाइन लिखी है, वो ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों ये हमारे पास कैटालिस्ट है और ये 2 रिएक्टेंट है ए और बी। तो सबसे पहली कंडीशन में क्या होता है कि जो कैटालिस्ट है उसकी जो सरफेस है उस पर कुछ फ्री वैलेंसी होती है। तो जो रिएक्टेंट है ए और बी इस कैटालिस्ट पर एड्सॉर्ब होंगी। अब जो एड्सॉर्प्शन होगा वो केमिकली भी हो सकता है एंड फिजिकली भी हो सकता है। मोस्टली कैटालिस्ट में केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है। तो रिएक्टेंट कैटालिस्ट के साथ एक केमिकल बॉन्ड सेटअप कर लेंगे। तो दे आर एड्सॉर्ब ऑन कैटालिस्ट सरफेस एंड टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर रिएक्शन होगी, ए और बी आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना लेंगे। तो ये प्रोडक्ट की कंडीशन हो गई, लेकिन अभी ये प्रोडक्ट कैटालिस्ट के साथ ही अटैच्ड है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। बाद में क्या होगा कि जो कैटालिस्ट है इस प्रोडक्ट को डिसॉल्व कर लेगा, यानी उसको निकाल देगा, थ्रो अवे कर देगा फ्रॉम द कैटालिस्ट। तो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और कैटालिस्ट एज सच बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फीचर, नंबर 1 एक्टिविटी, नंबर 2 सेलेक्टिविटी। पहले बात करते हैं एक्टिविटी। तो जैसा मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि जो कैटालिस्ट है उस पर रिएक्टेंट केमिकल एड्सॉर्प्शन के थ्रू एड्सॉर्ब होंगे और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे। तो बच्चों कैटालिस्ट की एक्टिविटी इसी बात पे डिपेंड करती है कि यहां पर एक्सटेंट ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन कितना है। ये जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा कैटालिस्ट की एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं तो यहां पर हम मेटल का यूज करते हैं, खासकर कौन से मेटल बच्चों, डी ब्लॉक के मेटल यूज करते हैं। तो डी ब्लॉक के मेटल की अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो द कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11, लेकिन जो मैक्सिमम एक्टिविटी होगी वो मिडिल में होगी। कहां पर 7 और 9 ग्रुप की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, वहां पर जो मेटल होंगे वो सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे। दूसरी सेलेक्टिविटी, यहां पर सेलेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्टेंट एक जैसा है लेकिन कैटालिस्ट अलग अलग है तो आपको प्रोडक्ट अलग अलग मिलेंगे। यानी प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये डिपेंड करेगा आप कैटालिस्ट कौन सा यूज कर रहे हो। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन निकल के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेथिल बनता है। अगर कॉपर ZnO और Cr2O3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो CH3OH बनता है। यानी कैटालिस्ट डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक खास तरह के कैटालिस्ट कैटेगरी की जिनका नाम है जियोलाइट्स। जियोलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। अब ये क्या होते हैं इसमें देखते हैं। तो बच्चों जियोलाइट एक तरह का हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है, यानी ये है और इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जियोलाइट आर शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट बिकॉज दे हैव हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो इसके अंदर माइक्रोपोर बने हैं, दीज आर कॉल्ड माइक्रोपोर और पोर। तो इसकी जो एक्टिविटी है, जियोलाइट की जो एक्टिविटी है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि पोर का साइज कितना है, दूसरा जो रिएक्टेंट है उसका साइज कितना है,
और जो प्रोडक्ट है उसका साइज कितना है, यानी साइज पे डिपेंड करेगा। अगर बड़े साइज के रिएक्टेंट में प्रोडक्ट होंगे तो काम नहीं करेगा, छोटे साइज के होंगे तो काम नहीं करेगा। एक साइज मैच करना चाहिए, तो इसकी एक्टिविटी साइज पे डिपेंड करेगी। अगर केमिकली देखा जाए तो दे आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स। किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम और सिलिकेट। एक्चुअल में सिलिकेट होते हैं, सिलिकेट होता है SiO2। अब जो सिलिका होता है बच्चों, उसमें जो है इस तरह की लिंकेज होती है SiO-Si, लेकिन कुछ सिलिकॉन एटम को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है, तो जो फ्रेमवर्क आपको दिखेगा वो इस तरह दिखेगा, AlOSy फ्रेमवर्क। ये दो तरह के होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं, नेचर में भी पाए जाते हैं और सिंथेसाइज भी किए जाते हैं। अब जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगी? साइज एंड शेप ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज वेल एज द पोर एंड कैविटी ऑफ द जियोलाइट, ऊपर डिस्कस किया है ना। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जियोलाइट्स। तो जियोलाइट आपको याद रखना है, दे आर वाइडली यूज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। कहां पर यूज होते हैं बच्चों? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। दो काम है, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट जियोलाइट है जिसका नाम है ZSM5। इट इज ए इंपॉर्टेंट जियोलाइट यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन यानी पेट्रोल बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो एल्कोहल से पेट्रोल बनाने का काम किसका होता है? ZSM5 का होता है। अब बात करते हैं एंजाइम एज ए कैटलिस्ट। तो एंजाइम के बारे में बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा कि दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास और मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सेल, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ये पाए जाते हैं। और एंजाइम का काम क्या होता है? दे डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी ये काम होता है, इसके थ्रू एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं एक टेबल से। इन्वर्टेज, इन्वर्टेज का काम होता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना, ये इनके सोर्स है, यीस्ट से मिलता है। जाइमेज का काम होता है ग्लूकोज को अल्कोहल में चेंज करना। डायस्टेज का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में चेंज करना। माल्टेज का काम होता है माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करना। यूरिएज का काम होता है यूरिया को अमोनिया और CO2 में चेंज करना। पेप्सिन स्टमक में पाया जाता है प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना। ठीक, तो एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अब एंजाइम की खास बात क्या होती है? पहला, हाईली एफिशिएंट। हाईली एफिशिएंट का मतलब होता है एंजाइम के कुछ मॉलिक्यूल मिलियन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। दूसरा, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, यानी एक टाइप का एंजाइम किसी खास तरह की रिएक्शन को ही कैटालाइज कर पाता है। पेप्सिन केवल प्रोटीन को ही कैटालाइज कर पाएगा, फैट या कार्बोहाइड्रेट को नहीं कर पाएगा, दे आर स्पेसिफिक। दूसरा, दे आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, लगभग 298 से 310 केल्विन। इसी टेम्परेचर पर इनकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, न तो कम टेम्परेचर न तो ज्यादा टेम्परेचर पर। कम और ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसी तरह दे आर हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम पीएच। तो जो हमारा बॉडी का पीएच है, अलग अलग जगह अलग अलग पीएच होता है, इसलिए हर एंजाइम की एक ऑप्टिमम पीएच होता है, वहां पर उसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे अगर हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन एंजाइम स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो वो 2 से 3 पीएच में ही काम करेगा। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम्स। तो बच्चों अगर मैं कोएंजाइम की बात करूं तो मोस्ट ऑफ विटामिन एज ए कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। और अगर जहां तक एक्टिवेटर की बात है तो कुछ मेटल्स आयन जैसे सोडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, ये एक्टिवेटर एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। अब एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज भी किया जा सकता है थ्रू इनहिबिटर एंड पॉइजन। तो ये दोनों एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होके एंजाइम की एक्टिविटी को लॉस करते हैं या किसी और मैकेनिज्म के थ्रू एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। क्लियर? अब दो क्वेश्चन लगाते हैं। पहला, according to the adsorption theory of catalysis, the speed of the reaction increase because
तो पहला है एड्सॉर्प्शन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है और ये इसका आंसर हो गया, बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो। दूसरा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, दे कैन नॉट बी पॉइजन, ये भी पॉइजन हो सकते हैं। एंजाइम्स आर नॉर्मली हेट्रोजेनस कैटालिसिस या कैटालिस्ट दैट आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन, हेट्रोजेनस नहीं होते, होमोजेनस कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, दे कैन नॉर्मली फंक्शन एट वेरी हाई टेम्परेचर, भाई लो टेम्परेचर पर काम करते हैं, तो आंसर होगा डी, एंजाइम आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट possess वेल डिफाइंड एक्टिव साइट, बिल्कुल सही है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम किस तरह से काम करते हैं, ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम से हम एंजाइम की एक्शन को समझते हैं। तो बच्चों ये है एंजाइम जो ई से रिप्रेजेंट किया है और ये है सबस्ट्रेट। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये समझना है, जब कोई सबस्ट्रेट एंजाइम पर अटैच्ड होता है तो वो पूरे एंजाइम पर अटैच नहीं होता है, एक खास तरह की साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। तो एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है जहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड होता है। दूसरी चीज, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बाइंडिंग होने का एरिया और एंजाइम के एक्टिव साइट का एरिया दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, जैसे की और लॉक है, दोनों एक दूसरे के शेप को मैच करने चाहिए, तभी जाके दोनों एक दूसरे के बाइंड हो पाएंगे, इसीलिए एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, यानी वो किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अपने पास बाइंड कर देगा। तीसरी चीज, जो एंजाइम के एक्टिव साइट है उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमीनो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, थायोल ग्रुप हो गया, एल्कोल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये काम होता है। तो पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका नाम है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये इंटरमीडिएट है। उसके बाद यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सबस्ट्रेट के फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेंगे तो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम से अलग हो जाएगा और एंजाइम एज सच बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इंडस्ट्री में कौन कौन से कैटालिस्ट यूज होते हैं, तो 3 फेमस प्रोसेस है, एक हैबर प्रोसेस है जहां पर अमोनिया बनता है, एक ओस्टवाल प्रोसेस जहां पर नाइट्रिक एसिड बनता है और एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, पी ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा। तो हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, तो यहां पर आयरन ऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट यूज होता है, मॉलिब्डेनम एज ए प्रमोटर यूज होता है। तो टेम्परेचर इतना रखना पड़ता है, प्रेशर इतना रखना पड़ता है, ठीक है। और आजकल जो नया कैटालिस्ट है वो है आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना, इनके साथ यूज किया जाता है। ओस्टवाल प्रोसेस में प्लेटिनम एस्बेस्टस पीटी, प्लेटिनम यूज किया जाता है एज ए कैटालिस्ट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लेटिनम के साथ साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 या तो पीटी या तो V2O5 का यूज किया जाता है एज ए कैटालिस्ट। अच्छा जी, 3 क्वेश्चन लगाते हैं। पहला, इन हैबर प्रोसेस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग मेथेन विद स्टीम in the presence of nickel oxide as a catalyst. The process is known as steam reforming. Why it is necessary to remove carbon monoxide when ammonia is obtained by Haber process? Because in Haber process carbon monoxide act as a poison. तो ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस कर लेगा, इसलिए इसको हटाना जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज द एस्टर हाइड्रोलाइसिस स्लो इन द बिगिनिंग एंड बिकम फास्टर आफ्टर सम टाइम। तो एस्टर होता है RCOOR और इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर के साथ, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। तो बच्चों यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वाला, इट एक्ट एज ए ऑटो कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट, ठीक। तो जैसे जैसे ये बनता जाएगा ये कैटालिस्ट का काम करेगा तो रिएक्शन फास्ट होती जाएगी। तो पहले कम बनेगा तो रिएक्शन स्लो होगी, जैसे जैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी रिएक्शन फास्ट होती जाएगी। क्लियर। तीसरा, व्हाट इज द रोल ऑफ डिसॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिस्ट। डिसॉर्प्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम द सरफेस, यानी इट इज अपोजिट ऑफ एड्सॉर्प्शन।
तो जब हम इन सरफेस से सॉलिड को हटाएंगे तो यहां पर फ्रेश मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे जो कि कैटालिसिस प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे, तो इनको हटाना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ कैटालिस्ट इज डिस्क्राइब इन द रिएक्शन गिवन बिलो। तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहां पर कैटालिस्ट की कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है। तो बच्चों यहां पर देखो, रिएक्टेंट एक ही है, कैटालिस्ट अलग है, प्रोडक्ट भी अलग है, तो दिस प्रॉपर्टी इज सेलेक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कैटालिस्ट पर। तो ये कैटालिस्ट की सेलेक्टिविटी प्रॉपर्टी शो हो रही है, तो आंसर हो गया बी। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉलॉइडल सिस्टम या कॉलॉइड्स। 3 पॉइंट में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला, द कॉलॉइड्स आर हेट्रोजेनस सिस्टम, इट कंटेन 2 फेज। कितनी फेज होती है? 2 फेज। एक फेज को हमने नाम दिया डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्स्ड मीडियम, और दूसरे को हमने नाम दिया डिस्पर्जन मीडियम या डिस्पर्जन फेज। जो डिस्पर्जन मीडियम है वो ज्यादा होता है, जैसे मान लिया जाए कि बीकर के अंदर आपने लिक्विड भर दिया, तो दिस लिक्विड इज नोन एज डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। और इसके अंदर आपने कुछ मॉलिक्यूल, आयन या पार्टिकल सस्पेंड कर दिए, दीज पार्टिकल आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। अब ये जो पार्टिकल है वो क्या हो सकते हैं? दीज पार्टिकल में बी स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन। तो बच्चों ये सस्पेंड रहते हैं। तो जो कॉलॉइडल सिस्टम होता है उसमें इन पार्टिकल का एक अपना डायमीटर होता है, और वो जो डायमीटर होता है उसकी रेंज होती है फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 1 नैनोमीटर। तो ये इतने छोटे होते हैं कि ग्रेविटी का इन पर असर नहीं पड़ता है, दे कैन नॉट सेटल डाउन, बॉटम पर नहीं आते हैं, और इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि ये आपस में एग्रीगेट हो सके। एक और चीज इनके बारे में, जो डिस्पर्स फेज है उसमें जो पार्टिकल है वो या तो सिंगल माइक्रोमोलिक्यूल हो सकता है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन हो गया या पॉलीमर हो गया, या छोटे छोटे पार्टिकल का एग्रीगेट हो सकता है। वो पार्टिकल एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो एग्रीगेट भी हो सकता है और एक सिंगल माइक्रोमोलिक्यूल भी हो सकता है। तो ये होता है कॉलॉइड्स। अब बात करते हैं कितने टाइप के कॉलॉइड्स होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। तो 3 कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं। पहला, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है इसके आधार पर। दूसरा, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। और तीसरा, टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो बच्चों इन तीनों को ही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब पहला हमारे पास है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। एक टेबल आपके सामने है, यहां पर हम सारा एक्सप्लेन करेंगे, और इस पर कई बार क्वेश्चन आता है कि इस तरह का कॉलॉइडल सिस्टम में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा। तो पहला हमारे पास है सॉलिड इन सॉलिड, तो इसको हमने सॉलिड सॉल बोला। कलर्ड ग्लास और जेमस्टोन इसके एग्जांपल है। सॉलिड को लिक्विड में डालो उसको बोलते हैं सॉल। पेंट और सेल्फ फ्लूइड इसके एग्जांपल है। सॉलिड को गैस में डालो इसको हमने कहा एरोसॉल्स, स्मोक और डस्ट इसके एग्जांपल है। अब दूसरी बारी आगे लिक्विड के, लिक्विड को सॉलिड में डालो जेल बनता है। चीज, बटर, जेलीज इसके एग्जांपल है। लिक्विड को लिक्विड में डालो तो इमल्शंस बनते हैं। मिल्क, हेयर क्रीम इसके एग्जांपल है। लिक्विड को गैस में डालते हैं तो एरोसॉल्स बनते हैं। फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे इसके एग्जांपल है। गैस को सॉलिड में डालो तो सॉलिड सॉल बनता है। प्यूमिस स्टोन, फोम, रबड़ इसके एग्जांपल है। और लास्ट, गैस को लिक्विड में डालते हैं तो फोम बनता है। फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम और सोप लेदर इसके एग्जांपल है। तो एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आता है। क्लियर बच्चों? तो यहां पर हम केवल 3 टाइप के कॉलॉइडल सिस्टम पर बात करेंगे। एक होता है सॉल यानी सॉलिड इन लिक्विड। कौन सा वाला बच्चों? ये वाला है ना, सॉल, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक। और दूसरा होता है जेल, जहां पर लिक्विड सॉलिड में होता है। और तीसरा इमल्सन, यानी सॉल, जेल और इमल्शन। इन 3 सिस्टम पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। अब थोड़ा सॉल के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसा सॉल का मतलब क्या होता है? सॉलिड इन लिक्विड। तो यहां पर सॉलिड डिस्पर्स फेज है और लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम है।
अगर बच्चों लिक्विड वाटर हुआ, दिस सॉल इज कॉल्ड एक्वा सॉल और हाइड्रोसॉल। डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर मैं बता रहा हूं। और अगर डिस्पर्जन मीडियम एल्कोहल हुआ, इट इज कॉल्ड एक्वासॉल। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इमल्शन क्या होते हैं? स्मोक होते हैं, गलत। जेल बटर होता है, यस ये ठीक है। ऊपर आप देखिए, देखो बटर का जो एग्जांपल है वो जेल टाइप है। बटर इज ए टाइप ऑफ जेल यानी लिक्विड इन सॉलिड। एरोसॉल्स हेयर क्रीम होती है, नहीं। सॉल व्हिप्ड क्रीम होती है, नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो बच्चों कुछ ऐसे कोलोइडल सिस्टम होते हैं जहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम आपस में इजिली इंटरेक्ट कर जाते हैं, और कुछ केस में इंटरेक्शन नहीं होता है, आपको किसी और मेथड से इंटरेक्शन करवाना पड़ता है। तो देयर आर टू कैटेगरी, एक होती है लायोफिलिक और दूसरी होती है लायोफोबिक। तो लायोफिलिक का मतलब है सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, दोनों के बीच अच्छा कॉम्बिनेशन है। लायोफिलिक दोनों के बीच अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी सॉल्वेंट रिपेलिंग। डिस्पर्जन मीडियम वाटर यूज करते हैं तो उसको हमने हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। अब पहले बात करते हैं लायोफिलिक कॉलॉइड्स। जैसा नाम है लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट लविंग या लिक्विड लविंग। तो बच्चों यहां पर कुछ ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से कोलोइडल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं आर कॉल्ड लायोफिलिक कॉलॉइड्स। तो इनको हम डायरेक्ट पानी में मिक्स करेंगे तो कोलोइडल सिस्टम बन जाएगा, जैसे गम, जिलेटिन, स्टार्च एंड रबर। इजिली डिस्पर्स्ड हो जाएंगे डिस्पर्जन मीडियम में। क्लियर। दूसरी चीज, एक बार अगर डिस्पर्स हो गए तो इनको डिस्पर्जन मीडियम से निकालना आसान हो जाता है बाय इवेपोरेशन। अगर हम पानी उड़ा देंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। हेंस दीज कोलोइडल सिस्टम इज कॉल्ड रिवर्सिबल सॉल। इनको हमने रिवर्सिबल सॉल किया, यानी बनाना भी आसान है और दोबारा से इनको निकालना भी आसान है। दे आर क्वाइट स्टेबल, स्टेबल होते हैं, और दे कैन नॉट इजिली कोगुलेट। कोगुलेट का मतलब होता है एग्रीगेट। तो कोगुलेट होने के बाद ये बॉटम पर सेटल डाउन नहीं होते हैं, यानी सस्पेंड रहते हैं। दूसरे टाइप के सिस्टम होते हैं लायोफिलिक कॉलॉइड्स। लायोफिलिक जहां पर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। अब यहां पर किस टाइप के सब्सटेंस का कोलोइडल सिस्टम बनेगा? दीज आर टाइप ऑफ मेटल्स एंड देयर सल्फाइड्स। मेटल को अगर आप पानी में डालोगे तो मेटल इजिली इंटरेक्शन नहीं करेगा, यानी आसानी से कोलोइडल सिस्टम में कन्वर्ट नहीं होगा। तो दे डू नॉट प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग विद द डिस्पर्जन मीडियम। तो इनको बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड होते हैं। तो दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द सम स्पेशल मेथड। आगे जाके हम उनको डिस्कस करेंगे। अब एक बार अगर आपने इनको बना दिया तो ये इजिली कोगुलेट हो जाते हैं, यानी अगर आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट की स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं तो सिंपल शेक करने पर ये आसानी से एग्रीगेट या कोगुलेट हो जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी दे आर नॉट स्टेबल। तो बच्चों याद रखना, लायोफिलिक स्टेबल होते हैं, लायोफोबिक स्टेबल नहीं होते हैं। अच्छा, एक बार अगर ये बन जाए, कोलोइडल सिस्टम में आ जाएं, तो इनको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में निकालना आसान नहीं होता है, जबकि लायोफोबिक में आसानी से इवेपोरेशन हो जाता है। हेंस दीज सॉल आर कॉल्ड इरिवर्सिबल सॉल। एक बार बन जाए तो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते हैं। जो लायोफोबिक सॉल होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, तो इनको स्टेबल करने के लिए इनमें स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाए जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलोइडल सिस्टम में। अब एक क्वेश्चन देखिए, लायोफोबिक कोलोइड्स आर गम प्रोटीन, गलत। प्रोटेक्टिव कोलोइड्स, गलत। इरिवर्सिबल कोलोइड, ये सही है, और रिवर्सिबल कोलोइड तो लायोफिलिक होता है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तीसरा क्लासिफिकेशन है द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एज अ डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल किस तरह के होंगे? तो बच्चों तीन तरह से इसको हम देखते हैं। पहला मल्टी मॉलिक्यूलर,
दूसरा मैक्रोमोलिकुलर और तीसरा एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो पहले बात करते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी मतलब कई सारे। तो बच्चों ऐसा कोलॉइडल सिस्टम जहां पर पार्टिकल डिस्पर्स फेज में जाने के बाद एग्रीगेट बनाते हैं, यानी स्मॉल एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल एग्रीगेट होते हैं और एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसकी रेंज नैनोमीटर से और माइक्रोमीटर के बीच होती है, यानी कोलॉइडल रेंज में होती है। तो इस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। कौन कौन से कॉलॉइड इस टाइप के होते हैं? गोल्ड सॉल एंड सल्फर सॉल। जब हम गोल्ड के पार्टिकल को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो गोल्ड के कई सारे पार्टिकल एक एग्रीगेट होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल। तो यहां पर एग्रीगेशन नहीं होता, यहां पर कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स और कुछ सिंथेटिक पॉलीएथीन, नाइलोन, पॉलिएस्टर, सिंथेटिक रबर, यानी पॉलीमर। खासकर ये सारे पॉलीमर है, कुछ नेचुरल पॉलीमर है और कुछ मैनमेड पॉलीमर है। तो मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स एक तरह के लायोफिलिक कॉलॉइड्स कहलाते हैं। ये काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं और कुछ मामले में ये ट्रू सॉल्यूशन के जैसे बिहेव करते हैं, यानी पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। लास्ट, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। एसोसिएटेड मतलब एग्रीगेट होना। एसोसिएटेड कॉलॉइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड माइसेल्स। क्या बोलते हैं बच्चों को? माइसेल्स। ठीक। तो यहां पर हमने एक बीकर लिया, बीकर में डिस्पर्जन मीडियम है जैसे पानी है, और यहां पर कुछ पार्टिकल हमने इसके अंदर ऐड करने शुरू कर दिए। तो जब तक बच्चों ये पार्टिकल अलग अलग है तो इन पार्टिकल का साइज बहुत कम है, और जब इन पार्टिकल की कंसंट्रेशन एक रेंज से ऊपर जाती है तो ये पार्टिकल आपस में एग्रीगेट करने लगते हैं। तो दिस एग्रीगेशन इज कम अंडर कोलॉइडल रेंज। तो इसी को हमने कहा एसोसिएट कॉलॉइड्स। तो ये जो एसोसिएट होके एक बड़ा पार्टिकल बना, दिस पार्टिकल इज कॉल्ड माइसेल्स। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब एग्रीगेट हो रहे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो रहे, छोटे छोटे पार्टिकल एग्रीगेट हो रहे, एक बड़ा पार्टिकल बना रहे। उस बड़े पार्टिकल को क्या नाम दिया आपने? माइसेल्स। अब माइसेल्स में कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो 100 या 100 से ज्यादा पार्टिकल एक माइसेल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक। अब दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो माइसेल्स है या जो बड़ा पार्टिकल है वो तभी बनेगा, एग्रीगेशन तभी बनेगा जब दो फैक्टर कंसीडर होंगे, एक टेम्परेचर और एक कॉन्सेंट्रेशन। टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, यानी एक खास टेम्परेचर के ऊपर और एक खास कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अगर पार्टिकल होंगे तभी जाके माइसेल्स की फॉर्मेशन होगी। द टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, याद रखना बच्चों है, और इसका रिप्रेजेंटेशन है T और K। और द कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड क्रिटिकल माइसेल्स कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं तभी जाके एग्रीगेट या माइसेल्स बनाएंगे जब टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर जाएगा और जो कंसंट्रेशन है वो क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन के ऊपर होगी। एक और देख लीजिए, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, वापस से ये एग्रीगेशन डिसोसिएट होके सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कौन से ऐसे या किस टाइप के ऐसे मॉलिक्यूल है, किस टाइप की कैटेगरी है जो एसोसिएशन करके माइसेल्स बनाती है? तो दीज आर सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो ये बच्चों एसोसिएटेड कॉलॉइड्स बनाते हैं। ठीक है। तो अगर सीएमसी की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 10 की पावर 3, 10 की पावर -3 टू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, इतनी कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर माइसेल्स की फॉर्मेशन होती है। और ये जो माइसेल्स हैं एक तरह के लायोफोबिक भी होते हैं और लायोफिलिक भी होते हैं, दोनों टाइप के कॉलॉइड्स बनाते हैं। क्वेश्चन, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स? मल्टी, जहां पर छोटे छोटे पार्टिकल आपस में एग्रीगेट होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे थे।
यह एक बड़ा पार्टिकल बना रहे थे। तो बच्चों ये मेटल यानी गोल्ड और सल्फर सॉल्ट इसके एग्जाम्पल है, तो आंसर हो गया सी। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि माइसेल्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, मैकेनिज्म ऑफ माइसेल्स फॉर्मेशन। तो हम यहां पर सोप का एग्जांपल लेते हैं। सोप का जो केमिकल नेचर है, इट इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, और रिप्रेजेंटेड कैसे होगा, RCOO- और Na। अब जब इसको पानी में डालोगे तो यहां से डिसोसिएट हो जाएगा, यानी RCOO- आयन अलग हो जाएगा और Na+ आयन अलग हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, RCOO- आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप थ्रू माइसेल्स फॉर्मेशन। तो ये जो एक पार्टिकल है RCOO-, इसी ने माइसेल्स बनाना है। तो अब RCOO- को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ये R है, जैसे हमने कहा हायर फैटी एसिड जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं, जैसे स्टेरिक एसिड हो गया, तो यहां पर लगभग 17 कार्बन है। तो ये जो RCOO- है, इसके आप दो पार्ट में देखो, एक R वाला पार्ट और एक COO- वाला पार्ट। तो ये COO- वाला पार्ट, Na को हमने अलग कर दिया, यहां पे देखो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ये COO- वाला पार्ट और ये R वाला पार्ट। तो बच्चों जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और COO- वाटर में सॉल्युबल होगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाला हिस्सा होगा हाइड्रोफिलिक, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक हेड। और ये जो कार्बन चेन है इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक, क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल है। तो ये टेल हो गई, इट इज हाइड्रोफोबिक टेल और इट इज हाइड्रोफिलिक हेड। अब नीचे दिया है देखो, ये पूरी लॉन्ग चेन टेल जो कि वाटर इनसॉल्युबल यानी हाइड्रोफोबिक है, और ये जो सर्कल है ये हाइड्रोफिलिक है। तो सोप के मॉलिक्यूल को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, टेल एंड हेड। अब माइसेल्स कैसे बनेंगे, तो जब आप सोप को वाटर में डालते हो तो वो सिंगल मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। अब अरेंजमेंट भी अलग है, तो नीचे वाटर है तो हाइड्रोफिलिक पार्ट नीचे की तरफ होगा, यानी हेड नीचे की तरफ होगा और टेल ऊपर की तरफ होगी नॉर्मल कंडीशन में। और जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल माइसेल्स कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर चली जाती है तो इनका एग्रीगेशन होने लगता है इस तरह से, तो ये बन जाएगा माइसेल्स, इट इज कॉल्ड माइसेल्स। अब माइसेल्स में अरेंजमेंट कैसे है, देखो बच्चों, हाइड्रोफिलिक पार्ट यानी जो हेड है वो ऊपर की तरफ है और जो टेल है वो अंदर की तरफ है, ध्यान रखना है ना, यानी बिलो सीएमसी इनका अरेंजमेंट ऐसे होता है, टेल ऊपर हेड नीचे। इन माइसेल्स हेड ऊपर और टेल अंदर, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं माइसेल्स। तो ये माइसेल्स है जहां पर मैंने आपको बताया कि 100 या 100 से ऊपर मॉलिक्यूल होते हैं, और ये तभी बनता है जब कंसंट्रेशन CMC से ऊपर जाएगी और जो टेम्परेचर है वो क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, कैसे सोप डर्ट को या ऑयल ड्रॉपलेट को हटा देता है। तो ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है। अब आपको पता है जो ऑयल है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, तो जो माइसेल्स है वो इस पर इस तरह से अरेंज होंगे, यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल की तरफ होगा और हाइड्रोफिलिक पार्ट लिक्विड की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो इस ऑयल ड्रॉपलेट के चारों तरफ माइसेल्स की फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगी, अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट और बाहर हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो अब जब आप इसमें वाटर डालोगे ना, तो ये वाटर के साथ इंटरेक्शन करके इस पूरी ऑयल ड्रॉपलेट को अपने साथ बहा ले जाएंगे। तो यही है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। हाउ नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट इन द माइसेल्स आर अरेंज्ड, देखो, तो माइसेल्स इस तरह होता है जहां पर हेड ऊपर होता है और टेल नीचे होती है, हेड ऊपर होता है और टेल नीचे होती है। तो हेड मतलब पोलर पार्ट, टेल मतलब नॉन पोलर पार्ट। तो पहला ऑप्शन देखिए, पोलर पार्ट एट आउटर सरफेस एंड नॉन पोलर पार्ट एट इनर सरफेस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। पोलर पार्ट एट इनर सरफेस एंड नॉन पोलर पार्ट एट आउटर सरफेस गलत है, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर एट इनर सरफेस गलत है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस गलत है ना। तो माइसेल्स में अरेंजमेंट अलग है
नॉर्मल कंडीशन में अरेंजमेंट अलग। समझ में बात आ गई? तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ कॉलर्ड्स। यहां पर किस टाइप के कॉलर्ड को प्रिपेयर करेंगे? लायोफोबिक कॉलर्ड्स को, क्योंकि लायोफोबिक कॉलर्ड्स को स्पेशल मेथड से बनाया जाता है। तो 3 मेथड हमारे पास है। पहला केमिकल मेथड, दूसरा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रैडीज आर्क मेथड, और तीसरा है पेप्टाइजेशन। तो पहले बात करते हैं केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड से किस टाइप के सॉल्ट बनते हैं? आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट को बनाया जाता है। तो आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट को बनाने के लिए आर्सेनिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन होगी। द रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन। तो यहां पर सल्फाइड सॉल्ट बन जाएगा। दूसरा, सल्फर सॉल्ट बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का यूज होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सल्फर सॉल्ट हमें मिल जाएगा। गोल्ड सॉल्ट बनाने के लिए गोल्ड क्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड वाटर, तो यहां पर रिडक्शन होता है, तो हमें गोल्ड सॉल्ट मिल जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट को बनाने के लिए हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करनी होती है फेरिक क्लोराइड के साथ, तो वाटर मिक्स करके, तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट मिल जाता है। तो यहां पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट होके कॉलोइडल रेंज में आ जाते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रैडीज आर्क मेथड। तो यहां पर बच्चों मेटल के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। कौन कौन से मेटल हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। इन तीनों के सॉल्ट को प्रिपेयर किया जाता है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड से। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रोड है, दोनों पर जो है करंट दिया जाता है। एक इलेक्ट्रोड एनोड, एक इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करता है। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसी पर्टिकुलर मेटल के बने होते हैं। वो मेटल गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम में से कोई एक हो सकता है। और जब दोनों को हम आपस में टकराएंगे तो एक आर्क प्रोड्यूस होगी, साथ में मेटल डिसइंटीग्रेट होके इस सॉल्यूशन के अंदर आएगा और मेटल के पार्टिकल आपस में एग्रीगेट होके कॉलोइडल सॉल्यूशन बना देंगे। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट freshly prepared precipitate into the colloidal particle with the help of electrolytes। तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन हुई। तो पेप्टाइजेशन में क्या होता है बच्चों कि हम एक प्रेसिपिटेट को कॉलोइडल सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपने एक बर्तन लिया और बर्तन में एक प्रेसिपिटेट है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब वो नीचे सॉलिड के फॉर्म में इस तरह से होगा। अब ये जो प्रेसिपिटेट है इसमें छोटे पार्टिकल भी हो सकते हैं, काफी बड़े पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइट मिलाने के बाद इसको शेक करेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, ये जो पार्टिकल है उसकी सरफेस पर अटैच्ड हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस वाला भी हो सकता है। अब जब इलेक्ट्रोलाइट इसकी सरफेस पर अटैच्ड होगा तो पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होंगे, यानी बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि एक कॉलोइडल रेंज में आ जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। तो बच्चों ये पूरा की पूरा ये जो 4 पॉइंट है, ये जो मैंने आपको समझाया इन 4 पॉइंट में लिखा हुआ है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। अब 2 क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। पहला, पेप्टाइजेशन इन्वॉल्व प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल, ये गलत है। दूसरा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉलोइडल एग्रीगेट, बिल्कुल सही है। यानी बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल यानी कॉलोइडल मॉलिक्यूल में या कॉलोइडल पार्टिकल में चेंज होना इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। बी विल बी द करेक्ट आंसर। तीसरा, इवेपोरेशन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, कोई सेंस नहीं बनता। चौथा, इंपैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम ऑन द कॉलोइडल पार्टिकल्स, नहीं। तो आंसर हो गया बच्चों बी। नेक्स्ट, ब्रैडीज आर्क मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किस टाइप के मेटल यूज होते हैं? तो गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर यूज होता है, आयरन यूज नहीं होता है। तो आंसर हो गया बी। तो बच्चों नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। अब आपको कॉलोइडल सॉल्यूशन का यूज करना है, जैसे मेडिसिन के लिए यूज करना है, तो उसको प्यूरिफाई करना जरूरी है। तो जब भी हम कॉलोइडल सिस्टम को बनाते हैं तो उसके साथ कई सारी इंप्योरिटीज होती है। 2 तरह की इंप्योरिटीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एक इंप्योरिटीज होती है इलेक्ट्रोलाइट की और दूसरी इंप्योरिटीज होती है सॉल्युबल इंप्योरिटीज।
इसमें सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्युबल आयन हो सकते हैं, कुछ केस में सॉल्वेंट भी इम्प्योरिटीज का काम करता है। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उसमें इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी है, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाए तो वो एज ए इम्प्योरिटीज की तरह काम करता है। तो कुछ मात्रा में हमें इलेक्ट्रोलाइट को निकालना जरूरी होता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर होने चाहिए। ठीक, तो अब कौन से मेथड है जिससे हम इसको प्यूरिफाई करेंगे? तो 3 मेथड हमारे पास है। अब वो 3 मेथड हैं, पहला है डायलिसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो टर्म है ना डायलिसिस, आपने कई बार सुना होगा। जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है, जिनकी किडनी फेल हो चुकी है, उनको ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए एक प्रोसेस करनी होती है जिसका नाम है डायलिसिस। हमारी बॉडी कई सारी इंप्योरिटीज प्रोड्यूस करती है, उन इंप्योरिटीज को हटाना जरूरी होता है। तो किडनी एक फिल्टर का काम करती है। तो अगर किडनी फेल हो जाए तो ब्लड को मशीन के थ्रू प्यूरिफाई किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। तो बच्चों इसमें क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है। अब ये जो मेम्ब्रेन है, इसमें जो पोर साइज है वो इतना छोटा होता है कि कोलोइडल पार्टिकल उस पोर से पास नहीं होते हैं, केवल इंप्योरिटीज उस पोर से पास हो जाती है। तो वो जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन, जिसको हम ब्लैडर बोलते हैं, या पार्चमेंट पेपर की बनी होती है, या सिलोफेन सीट होती है। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर हमें कर्डल सिस्टम को रखना है, जिसको हमें प्यूरिफाई करना होता है। इसको बाहर एक वाटर बीकर में रखा जाता है और वाटर का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ रखा जाता है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, सारी इंप्योरिटीज जो है इन पोर के थ्रू बाहर आ जाएंगी, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल इसके अंदर ही रहेंगे, क्योंकि वो पोर से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। तो इस तरह से हम कोलोइडल सिस्टम से इंप्योरिटीज को हटाते हैं थ्रू डायलिसिस। दूसरी प्रोसेस है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस और नॉर्मल डायलिसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोडायलिसिस में हम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल डायलिसिस है वो एक स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर हम इलेक्ट्रोड लगा दें तो जो आयंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो जल्दी रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन। तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। बस एक यही डिफरेंस है इलेक्ट्रोडायलिसिस और डायलिसिस में। उसके बाद आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब जैसे नाम है अल्ट्रा, इसका मतलब यहां पर जो फिल्ट्रेशन है या जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो एक हाई लेवल पर होती है। तो कोलोइडल पार्टिकल से सॉल्वेंट को हटाना या सॉल्युबल इंप्योरिटीज को हटाना या इलेक्ट्रोलाइट को पूरी तरह से हटाना, यानी कुछ इलेक्ट्रोलाइट तो रहेंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपको हाई प्योरिटी कोलोइडल सॉल्यूशन मिलेंगे। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए आपको स्पेशली डिजाइन या स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर का यूज करना पड़ेगा या फिल्टर्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर बच्चों जो हमारे पास नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसके पोर काफी बड़े होते हैं। तो उन पोर को रिड्यूस करने के लिए, उनका साइज कम करने के लिए इस फिल्टर पेपर को हम ट्रीट करते हैं कोलोडाइन सॉल्यूशन। जो कोलोडाइन सॉल्यूशन है, इट इज ए केमिकल of 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether। तो पहले फिल्टर पेपर को कोलोडाइन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, उसके बाद इसको हार्ड करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट किया जाता है और देन इसको फाइनली ड्राई किया जाता है। तो जो बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो भी डायलिसिस की तरह होती है, लेकिन हमने एक स्पेशली डिजाइन फिल्टर पेपर यहाँ पर मेम्ब्रेन की फॉर्म में रखा है। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो काफी स्लो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोलाइट का यूज नहीं होता है। तो अगर इसको स्पीड अप करना है, टाइम को कम करना है, तो हम प्रेशर या सक्शन का यूज करते हैं, ताकि उसके अंदर से जो इंप्योरिटीज है वो जल्दी से बाहर आ सके। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द कोलोइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस केवल उन्हीं इंप्योरिटीज को रिमूव करेगा जिनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा। इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी आयनिक इंप्योरिटीज को रिमूव करेगा। तो बच्चों यूरिया में कोई आयन होता नहीं, तो यूरिया इलेक्ट्रोडायलिसिस से रिमूव नहीं होता है। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। पहली प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में सॉल्यूशन चैप्टर में काफी डिटेल से दिया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के
नेचर पर डिपेंड नहीं करती बल्कि उसके नंबर पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो प्रॉपर्टी है डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब एक डायग्राम से इसको समझते हैं। ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और यहां से इस सॉल्यूशन में आप एक लाइट पास करवा रहे हो। तो बच्चों जिस डायरेक्शन में लाइट जाएगी वहां पर आपको इल्यूमिनेटेड पाथ दिखेगा, यानी कोलाइडल पार्टिकल आपको जिगजैग मोशन करते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहां पर ये जो पार्टिकल है लाइट को सारे डायरेक्शन में स्कैटर कर रहे हैं। और यहां पे जो आपको कोन बनता हुआ दिख रहा है इट इज कॉल्ड टिंडल कोन। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जब हम सिनेमा हॉल में बैठे होते हैं तो जो प्रोजेक्टर होता है उसका पाथ हमें दिखता है। उसका पाथ हमें क्यों दिखता है? क्योंकि प्रोजेक्टर जहां से गुजरता है वो जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए इस सिस्टम के पास दो कंडीशन होनी चाहिए। देयर आर टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू शो टिंडल इफेक्ट। पहला, the diameter of dispersed particle are not so much smaller than the wavelength of the light used। जो लाइट हम यूज करें उसकी वेवलेंथ और पार्टिकल के डायमीटर के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पार्टिकल शुड नॉट बी सो मच स्मॉल और शुड नॉट बी सो मच बिग, यानी पार्टिकल ऐसा होगा तो लाइट आसानी से स्कैटर्ड हो जाएगी। दूसरा, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। अब क्वेश्चन लगाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन फॉर द टिंडल इफेक्ट? पहला, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम शुड डिफर ग्रेटली इन देयर मैग्नीट्यूड। ये ठीक है। द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल नॉट सो मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। ये भी ठीक है। तीसरा, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन viewed from the direction of the passage of light। ये गलत है बच्चों और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, जब हम पिक्चर हॉल में बैठे होते हैं तो जो लाइट का बीम है, वो जो लाइट का पाथ है वो हर किसी व्यूअर को दिखता है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में बैठा हो, क्योंकि लाइट स्कैटरिंग सब डायरेक्शन में पॉसिबल है। दूसरी प्रॉपर्टी है कलर। जो कोलाइडल सॉल है वो डिफरेंट कलर के होते हैं, वो ब्लू भी हो सकते हैं, वो रेड भी हो सकते हैं, वो पर्पल भी हो सकते हैं। तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, इट्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स पार्टिकल। दूसरा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। तीसरा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मैनर इन विच द ऑब्जर्वर रिसीव द लाइट। किस डायरेक्शन से आप उस कोलाइडल सॉल्यूशन को देख रहे हो। तो डायरेक्शन, साइज, नेचर और वेवलेंथ स्कैटर्ड, इन चीजों पे डिपेंड करता है। अब एग्जांपल देखिए, मिल्क और वाटर के मिक्सचर को अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट की तरफ से देखोगे तो वो ब्लू दिखता है और ट्रांसमिटेड लाइट की तरफ से देखोगे तो वो रेड दिखता है। एक और एग्जांपल है, फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्ट, जहां पर पार्टिकल साइज बहुत कम है उसका कलर रेड होता है। पार्टिकल साइज इंक्रीज होने से उसका कलर पर्पल हो जाता है। अगर और पार्टिकल साइज इंक्रीज होता है तो वो ब्लू हो जाता है। चौथी प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। जब हम कोलाइडल सॉल को देखते हैं तो उसके अंदर जो डिस्पर्स पार्टिकल है वो कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन करता रहता है, लाइक दिस। दिस जिगजैग मोशन ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये जो जिगजैग मोशन है वो क्यों होता है और इसकी वजह से कौन सी प्रॉपर्टी पर असर होता है? तो बच्चों ये जो जिगजैग मोशन है इट इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल बाय द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल से डिस्पर्स फेज के पार्टिकल लगातार टकराते रहते हैं, जिस वजह से इनका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो इसी को हम इसका जिगजैग मोशन कहलाएंगे।
ये जो मोशन है कितना फास्ट होगा और कितना स्लो होगा, ये डिपेंड करता है द साइज ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल एंड द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। अगर विस्कोसिटी कम होगी और साइज छोटा होगा तो पार्टिकल का मूवमेंट या उसका मोशन फास्ट होगा। इट इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डिस्पर्स फेज पार्टिकल। किस टाइप का डिस्पर्स फेज पार्टिकल है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो ब्राउनियन मोशन है वो इस कोलोइडल सॉल्व की स्टेबिलिटी को भी डिटरमाइन करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्व, क्योंकि अगर ये लगातार घूमता रहेगा तो सेटल डाउन नहीं होगा, और सेटल डाउन नहीं होगा तो ये सॉल्व स्टेबल रहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए उसका डिस्पर्स होना जरूरी है। अब एक क्वेश्चन देखिए, द कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट इज हीट चेंज इन द लिक्विड स्टेट, नहीं। कन्वेक्शनल करंट्स, नहीं। द इंपैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम ऑन द कोलोइडल पार्टिकल, ये बिल्कुल सही है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। पांचवी प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स। देयर आर टू टाइप ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्व एंड नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्व। देखिए बच्चों, जब एक कोलोइडल पार्टिकल होता है तो उसके चारों तरफ या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब एक टाइप का जो सॉल्व है उसमें एक ही टाइप का चार्ज होगा, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अब जब एक ही टाइप का चार्ज होगा तो दो पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो चार्ज की वजह से इसकी स्टेबिलिटी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज सॉल्व हैं हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड जैसे Al2O3 H2O, CrO3 H2O एंड फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेटेड सॉल्व। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव वाले हैं। फिर कुछ बेसिक डाई हैं जैसे मिथिलीन ब्लू सॉल्व, हीमोग्लोबिन, ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम TiO2। नेगेटिव सॉल्व हैं मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सॉल्व, मेटेलिक सल्फाइड्स, आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड्स। एसिडिक डाई जैसे इओसिन एंड कॉन्गोरेट, और कुछ लायोफिलिक सॉल्व जैसे स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले एंड चारकोल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, कौन नेगेटिव चार्ज वाले सॉल्व होते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव चार्ज सॉल्व। कितने नेगेटिव चार्ज सॉल्व है? पहला इओसिन डाई, इओसिन डाई नेगेटिव चार्ज है तो एक ये हो गया। सॉल्व ऑफ चारकोल, चारकोल भी होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होता है। Al2O3 ये भी नहीं होता है। आर्सेनिक सल्फाइड ये होता है। टाइटेनियम ऑक्साइड नहीं होता है। कॉपर सॉल्व होता है। तो बच्चों कितने आए? 4, तो आंसर हो गया बी। तो अभी आपने पढ़ा दो टाइप के सॉल्व होते हैं, एक पॉजिटिव सॉल्व और एक नेगेटिव सॉल्व। सवाल पैदा ये होता है कि ये जो चार्ज है वो पार्टिकल पे आया कैसे। तो देयर आर टू पॉसिबल रीजन टू डेवलप द चार्ज ऑन द पार्टिकल। पहला है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सॉल्व पार्टिकल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मेटल। जब इलेक्ट्रो डिस्पर्जन होता है मेटल के पार्टिकल का तो इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर। दूसरा रीजन है ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन और ड्यू टू द फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो यहां पर एक पार्टिकल है और ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर से उसके चारों तरफ एक चार्ज प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब हो जाता है। जो दूसरा वाला रीजन है ये काफी पॉपुलर और ऑथेंटिकेट है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन और फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो बच्चों ये चार्ज आता कैसे इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक डिस्पर्जन मीडियम है और ये एक डिस्पर्स पार्टिकल है। तो ये जो डिस्पर्स पार्टिकल है ये डिस्पर्जन मीडियम से किसी एक आयन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव को अपने चारों तरफ एड्सॉर्ब करा लेता है। इसी को हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो ये या तो पॉजिटिव चार्ज को एड्सॉर्ब करेगा या तो नेगेटिव चार्ज को एड्सॉर्ब करेगा, डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्व आप प्रिपेयर करवा रहे हो। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स हम इसको समझते हैं। हमें सिल्वर आयोडाइड का सॉल्व बनाना है। इसके लिए हम ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। एक रिएक्शन से मैं आपको समझाता हूं। ये रहा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन
और इसको हमने ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, तो इसकी कंसंट्रेशन कम है यानी ये डिस्पर्स फेज है, और पोटेशियम आयोडाइड ज्यादा है यानी ये डिस्पर्जन मीडियम है। अब क्या होगा बच्चों, रिएक्शन होगी तो AgI का सॉल्व बन जाएगा। AgI का सॉल्व यहां पर प्रिपेयर हो गया। अब जो सॉल्यूशन है उसमें आयोडीन आयन ज्यादा है, तो आयोडीन कौन से होते हैं बच्चों, नेगेटिव, तो इसके चारों तरफ नेगेटिव आयन एड्सॉर्ब हो जाएंगे, तो ये एक तरह का नेगेटिव सॉल्व कहलाएगा। तो सिल्वर आयोडाइड एड्सॉर्ब आयोडाइड आयन फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम एंड शो नेगेटिव चार्ज। ठीक, दूसरी कंडीशन देखिए, अगर हम KI सॉल्यूशन को अगर हम AgNO3 में मिलाएंगे तो ये इस समय कम है और ये ज्यादा है, तो अगेन बनेगा वही AgI का सॉल्व बनेगा, लेकिन इस समय सॉल्यूशन में Ag आयन ज्यादा है, तो बच्चों ये क्या करेगा, सॉल्यूशन से Ag प्लस आयन को एड्सॉर्ब करेगा और पॉजिटिव सॉल्व में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर देखो AgI का नेगेटिव सॉल्व ड्यू टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ आयोडाइड आयन और AgI का पॉजिटिव सॉल्व ड्यू टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ Ag प्लस आयन। अब एक और एग्जांपल समझते हैं, अगर हम FeCl3 को एक्सेस ऑफ हॉट वाटर में ऐड करते हैं तो यहां पर जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व है ये वाला, ये सॉल्यूशन से Fe3 प्लस आयन को एड्सॉर्ब करेगा और एक पॉजिटिव सॉल्व में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को NaOH सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो अगेन फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमें सॉल्व मिलेगा और सॉल्यूशन से OH नेगेटिव आयन इसके चारों तरफ एड्सॉर्ब हो जाएंगे, यानी एक नेगेटिव चार्ज का सॉल्व हमें मिल जाएगा। क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, देखो तो यहां पर जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व है वो डिस्पर्जन मीडियम से पॉजिटिव आयन को अपने चारों तरफ एड्सॉर्ब कर लेता है और एक पॉजिटिव सॉल्व का निर्माण करता है। तो यहां पर आयन एड्सॉर्ब हो गई यानी इलेक्ट्रिकल की एक लेयर डेवलप हो गई। अब जो सॉल्व है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होने के लिए इसे एक अपोजिट आयन और चाहिए। तो बच्चों सॉल्यूशन यानी डिस्पर्जन मीडियम में जो अपोजिट आयन होगा वो इस पॉजिटिव के चारों तरफ इस तरह से अरेंज हो जाएगी। तो यहां पर एक नेगेटिव की लेयर और एक पॉजिटिव की लेयर डेवलप हो जाएगी। दिस लेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो इसी को हमने हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर नाम दिया। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, AgI I माइनस और K प्लस, फिर AgI Ag प्लस तो I माइनस। तो या एक लेयर ये रही और दूसरी लेयर ये रही। अब दोनों लेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो अंदर वाली लेयर होती है इट इज फिक्स लेयर, और ये जो बाहर वाली लेयर है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर रही है सॉल्व को, इट इज डिफ्यूज लेयर और मोबाइल लेयर। ठीक है बच्चों, तो अंदर वाली फिक्स और बाहर वाली मोबाइल होती है। अब एक और चीज आपको समझनी है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। अब देखो बच्चों यहां पर ये जो सॉल्व पार्टिकल है उसमें पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर है और नेगेटिव चार्ज की दूसरी लेयर है। जब हम इन दोनों लेयर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। बस यही है। अब यहां पर जो आयन है और जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसका काम क्या होता है, तो बच्चों यहां पर जो कॉलिडल के चारों तरफ जो चार्ज है वो इसकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब दो पार्टिकल के बीच में सिमिलर चार्ज होगा, यहां पर भी प्लस और इस पर भी प्लस, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने की वजह से दोनों अलग अलग रहेंगे, यानी कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे, एग्रीगेट नहीं होंगे या कोगुलेट नहीं होंगे। तो दिस चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्व। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्व पार्टिकल टुवर्ड्स ए रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो यहां पर हमने एक तरफ एनोड रखा, दूसरी तरफ कैथोड रखा और इसको हमने कोलाइडल सॉल्व के अंदर डाल दिया। तो बच्चों ये जो कोलाइडल सॉल्व है वो किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा बिकॉज इट हैज चार्ज। तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये कैथोड की तरफ जाएगा
और अगर ये पॉजिटिव सॉल्व हुआ तो एनोड की तरफ जाके कोगुलेट हो जाएगा। दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन या फ्लॉकुलेशन। कोगुलेशन प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? ये एक सॉल है और सॉल के अंदर ये पार्टिकल डिस्पर्स है। अब किसी वजह से बच्चों इन पार्टिकल में एग्रीगेशन अगर हो जाता है, यानी ये छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिलकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल या पार्टिकल बना लेते हैं, तो उसके बाद ग्रेविटी की वजह से ये नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। दिस सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन या फ्लॉकुलेशन। तो इस वजह से पार्टिकल सेटल होते हैं और एक कोगुलेशन या प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, जिस वजह से कोलोइडल सॉल्व अनस्टेबल हो जाता है। अब ये जो कोगुलेशन है ये क्यों हुआ? तो बच्चों हमने डिस्कस किया था कि हर पार्टिकल जो है एक चार्ज से सराउंडेड होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो चार्ज है वो पार्टिकल को सेपरेट रखता है ड्यू टू द रिपल्शन। तो अगर ये चार्ज रिमूव हो जाए तो दोनों पार्टिकल आपस में मिलके बड़े पार्टिकल बना के कोगुलेट हो जाते हैं। तो चार्ज इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी। अब कोगुलेशन किन तरीकों से हो सकता है? तो हम क्या करेंगे, लायोफिलिक सॉल्व को देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कोगुलेशन पॉसिबल है। तो कोगुलेशन का एक ही काम होता है, टू रिमूव द चार्ज फ्रॉम द पार्टिकल। तो चार्ज को रिमूव करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ पार्टिकल जाएंगे, वहां न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो कोगुलेशन हो जाएगा। दूसरा, बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट चार्ज सॉल्ट, यानी आपने एक पॉजिटिव वाला मिला दिया जैसे फेरिक ऑक्साइड, उसके साथ नेगेटिव वाला मिला दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव को आपस में मिलाने से न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, जिससे प्रेसिपिटेशन हो जाता है। बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग करने से जो एड्सॉर्ब लेयर है पार्टिकल के चारों तरफ वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से पार्टिकल आपस में मिलकर कोगुलेट हो जाते हैं। बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, अगर डायलिसिस ज्यादा किया जाए तो जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट स्टेबिलिटी को बना रहे हैं वो भी निकल जाएंगे, चार्ज निकल जाएगा तो प्रेसिपिटेशन आसानी से हो जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव सॉल है उसके अंदर हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन आसानी से हो सकता है। अगर कोई नेगेटिव सॉल है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट से न्यूट्रलाइज करके प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो ये सारे मेथड है कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन के। एक ही मकसद है, चार्ज को हटाना या चार्ज को न्यूट्रलाइज करना। अब बच्चों यहां पर ये जो टर्म्स है ना, प्रेसिपिटेशन बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इससे थोड़ा सा और क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो यहां पर एक रूल है जिसका नाम है हार्डे-शूल्ज रूल। तो हार्डे-शूल्ज रूल ये बोलता है, द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फ्लॉकुलेटिंग आयन या इलेक्ट्रोलाइट एडेड, द ग्रेटर इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन। यानी जिस इलेक्ट्रोलाइट को आप ऐड कर रहे हो प्रेसिपिटेशन करने के लिए, उस इलेक्ट्रोलाइट में जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी प्रेसिपिटेशन करने की पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर आप नेगेटिव सॉल लो तो आपको फ्लॉकुलेटिंग एजेंट कौन सा चाहिए या इलेक्ट्रोलाइट कौन सा चाहिए? पॉजिटिव वाला। तो अगर आप Al3+ देखोगे तो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Ba2+ एज कंपेयर टू Na+। जितना ज्यादा चार्ज होगा फ्लॉकुलेशन पावर या प्रेसिपिटेशन पावर उतनी ज्यादा होगी। इसी तरह जो है पॉजिटिव सॉल्व के लिए आपको नेगेटिव चाहिए तो इसकी ज्यादा, इसकी थोड़ी सी कम, इसकी और कम, इसकी सबसे कम। तो चार्ज पे डिपेंड करेगा कि कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखो, which of the following electrolyte is least effective in coagulating ferric hydroxide solution? फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एक तरह का पॉजिटिव सॉल है और इनके अंदर आप देखोगे तो जो नेगेटिव आयन है उसका काम होता है न्यूट्रलाइजेशन करना। तो अब आप चेक करो बच्चों, जिसमें नेगेटिव आयन ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी और वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो यहां पर Br के पास एक नेगेटिव, SO4 के पास दो नेगेटिव, CrO4 के पास दो नेगेटिव और FeCN6 के पास 4 नेगेटिव। तो ये मोस्ट इफेक्टिव, ये लीस्ट इफेक्टिव। तो आंसर हो गया ए। अब एक और चीज आपको समझनी है, कोगुलेटिंग वैल्यू। तो जो इलेक्ट्रोलाइट हमने मिलाया उसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी कितनी कम से कम कॉन्सेंट्रेशन मिलीमोल पर लीटर में रिक्वायर्ड होती है किसी सॉल्व को प्रेसिपिटेट करने के लिए विद इन या इन 2 हार्स। दिस इज कॉल्ड अ कोगुलेटिंग वैल्यू। तो कोगुलेटिंग वैल्यू बच्चों कॉन्सेंट्रेशन को बताती है। तो जितनी कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी
उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, यानी जितनी कम क्वांटिटी में जितना ज्यादा फ्लोकुलेशन होगा दैट इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू, और वो जो फ्लोकुलेशन कर रहा है दैट इज कॉल्ड कोगुलेटिंग पावर। यानी कोगुलेटिंग वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, वैल्यू कम होगी तो पावर बढ़ेगी। अब आ जाओ कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। तो अभी आपने लायोफोबिक सॉल्ट का कोगुलेशन पढ़ा था जहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, तो लायोफिलिक सॉल्ट में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो लायोफिलिक सॉल्ट की स्टेबिलिटी को दो फैक्टर गवर्न करते हैं, पहला चार्ज, दूसरा सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि जब कोई पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्ज होता है तो इसके चारों तरफ डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल एक सीथ या एक लेयर बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन। तो इसी तरह हर पार्टिकल के चारों तरफ एक लेयर होगी और दो पार्टिकल आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन। तो चार्ज तो है, साथ में क्या है, सॉल्वेशन, क्योंकि ये लायोफिलिक सॉल्ट है, ये इंटरेक्शन अच्छी तरह से करता है डिस्पर्जन मीडियम के साथ। अब इन दोनों फैक्टर को हम किस तरह से रिमूव करेंगे? पहला, चार्ज को इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से हम रिमूव कर सकते हैं या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और सॉल्वेशन को सॉल्वेंट की मदद से हम हटा सकते हैं। तो सॉल्वेंट के केस में देखा जाए तो अगर हम अल्कोहल और एसीटोन को ऐड करें हाइड्रोफिलिक सॉल्ट जहां पर वाटर डिस्पर्जन मीडियम में है, तो वाटर का डिहाइड्रेशन हो जाएगा फ्रॉम द डिस्पर्ज फेज, जिस वजह से पार्टिकल आपस में मिलेंगे और कोगुलेशन कर देंगे। तो दो तरह के कोलॉइड सिस्टम है, एक लायोफिलिक सॉल्ट और दूसरा लायोफोबिक सॉल्ट। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो लायोफिलिक सॉल्ट आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल्ट। इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? सॉल्वेशन। सॉल्वेशन इज द यूनिक फैक्टर टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। और सॉल्वेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक पार्टिकल की सीथ या मॉलिक्यूल की सीथ चारों तरफ पार्टिकल की लग जाती है, जिस वजह से वो आपस में कोगुलेट नहीं होते, एक दूसरे को रिपेल करें। तो बच्चों यही प्रॉपर्टी लायोफिलिक सॉल्ट की लायोफोबिक सॉल्ट को स्टेबल कर सकती है। हेंस लायोफिलिक सॉल्ट आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स। तो अगर हम लायोफोबिक सॉल्ट में लायोफिलिक सॉल्ट की कुछ कॉन्सेंट्रेशन मिला दें तो लायोफोबिक सॉल्ट के चारों तरफ लायोफिलिक सॉल्ट एक लेयर के बना देता है, एक लेयर बना देता है। तो इस लेयर की वजह से लायोफोबिक पार्टिकल आपस में नहीं मिल पाएंगे, तो वो प्रोटेक्ट हो गए। प्रोटेक्ट मतलब कोगुलेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। बस नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इमल्शंस। इमल्शंस आर लिक्विड कॉलोइडल सिस्टम, यानी डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है। देयर आर टू टाइप ऑफ इमल्शन, ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप। यहां पर पहले वाले में ऑयल डिस्पर्स फेज है, वाटर डिस्पर्जन मीडियम। यहां पर वाटर डिस्पर्स फेज है और ऑयल डिस्पर्जन मीडियम। ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन के एग्जांपल है मिल्क एंड वानिशिंग क्रीम, एंड वाटर इन ऑयल टाइप के एग्जांपल है बटर एंड क्रीम। ये एग्जांपल कई बार पूछे जाते हैं, आपको समझना है। तो ऑयल इन वाटर, देखो वाटर जो है ब्लू कलर में है और ऑयल जो है इस तरह से येलो कलर में। वाटर इन ऑयल में ऑयल येलो कलर में हो जाएगा और ब्लू कलर की वाटर की ड्रॉपलेट आ जाए। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। दोनों तरह के इमल्शन, खासकर ऑयल इन वाटर इमल्शन आर अनस्टेबल। अब मान लिया जाए कि आपने वाटर में कुछ ऑयल मिला दिया और इसको शेक किया, तो ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉपलेट बन जाएंगी, लेकिन कुछ देर इसको रखने पर वापस से ऑयल की लेयर अलग हो जाएगी वाटर से। तो अगर हमें इमल्शन को स्टेबल करना है तो इसमें एक थर्ड कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा, जिसको हमने नाम दिया इमल्सिफाइंग एजेंट। तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो ड्रॉपलेट के चारों तरफ एक इंटरफेशियल फिल्म डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से दो ड्रॉपलेट आपस में कंजुगेट नहीं हो पाती है और सस्पेंडेड रहती है। तो ये काम है इमल्सिफाई एजेंट का, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। अब जो सस्पेंडिंग एजेंट है या इमल्सिफाइंग एजेंट है वो दोनों सॉल्यूशन में या दोनों टाइप के इमल्शन में अलग अलग होते हैं। अगर मैं ऑयल इन वाटर इमल्शन की बात करूं तो यहां पर प्रोटीन, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप इमल्सिफाइंग एजेंट है, और
वाटर इन ऑयल की बात करें, हैवी मेटल, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल एंड लैंप ब्लैक। इसको याद करने का तरीका यह है कि जो डिस्पर्जन मीडियम होगा उसमें सॉल्युबिलिटी कैसी है। तो यहां पर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, तो ये सारे वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। यहां पर डिस्पर्जन मीडियम ऑयल है, तो ये सारे ऑयल में सॉल्युबल है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन। जो इमल्शन होते हैं दे आर जनरली नेगेटिवली चार्ज सिस्टम। अगर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब दे कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट से आसानी से इनको कोगुलेट किया जा सकता है। दे कैन शो ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट, ये दो इफेक्ट शो करते हैं। और जो इमल्शन है उनको कंस्टिट्यूएंट लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय हीटिंग, फ्रीजिंग एंड सेंट्रिफिकेशन। इन तीन प्रोसेस से दोनों लेयर को आप सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इमल्शन। पहला, इमल्शन कैन बी ब्रोकन इनटू कंस्टिट्यूएंट लिक्विड बाय हीट एंड फ्रीज, ये ठीक है। इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर इज जनरली अनस्टेबल, ये भी ठीक है। इमल्शन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, बच्चों इमल्शन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हमारे चारों तरफ हमारी डे टू डे लाइफ में कॉलोइडल सिस्टम किस तरह से काम करते हैं। तो पहला, स्काई का जो ब्लू कलर होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर, तो वो भी एक कॉलोइडल सिस्टम है। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई ड्यू टू द कॉलोइडल नेचर ऑफ एयर। दूसरा, फॉग, मिस्ट और रेन एक तरह के कॉलोइडल सिस्टम है। तीसरा, कई सारे फूड पार्टिकल्स, मिल्क, बटर, हलवा, आइसक्रीम, फ्रूट जूस, दे आर कॉलोइडल सिस्टम। हमारा ब्लड भी एक तरह का कॉलोइडल सिस्टम है, तभी जाके डायलिसिस प्रोसेस होती है। तो आपने पढ़ा होगा जब कट लगने से ब्लड बाहर आता है तो हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। फिटकरी को हमने क्या नाम दिया, एलम। तो एलम में जो एल्यूमिनियम आयन है वो ब्लड को कोगुलेट कर देते हैं, तो थोड़ी देर में ब्लड का फ्लो रुक जाता है, यानी ब्लड क्लॉट हो जाता है। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो एक कॉलोइडल सिस्टम की वजह से ही होती है। यहाँ पर जो ह्यूमस है वो एक प्रोटेक्टिव कॉलोइड की तरह एक्ट करता है। कॉलोइडल नेचर की वजह से ही सॉइल मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। जब कोई रिवर सी से मिलती है तो वहां पर एक डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। रिवर वाटर इज ए कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले। जो सी वाटर है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो जब कोई रिवर सी से मिलती है तो इलेक्ट्रोलाइट रिवर के क्ले को प्रेसिपिटेट करेंगे, जिस वजह से डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कॉलोइड्स। पहला है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। स्मोक यानी धुआं, एक तरह का कॉलोइडल सिस्टम जहां पर कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड और डस्ट एज ए पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं। अब ये हार्मफुल होते हैं, इनको बाहर नहीं जाने देना है। तो जो चिमनी होती है वहां पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, तो जब धुआं इस चिमनी से पास होता है तो ये इलेक्ट्रोड इन पार्टिकल को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाते हैं और जो एयर होती है वो कम हार्मफुल होती है। तो यहां पर जो प्रेसिपिटेटर हम यूज करते हैं उसका नाम है कॉटरेल प्रेसिपिटेटर। दूसरा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब आपको पता है कि जो एलम है यानी फिटकरी है वो ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के काम आती है थ्रू प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर एज ए इम्प्योरिटीज। तीसरा है मेडिसिन। तो कई सारी मेडिसिन कॉलोइडल इन नेचर होती है, जैसे अर्गाइरॉल एक मेडिसिन है अर्गाइरॉल, जिसमें सिल्वर सॉल्ट का यूज किया जाता है एज ए आई लोशन। एंटीमनी कॉलोइडल सोल्यूशन इज यूज टू ट्रीट काला आजार। कॉलोइडल गोल्ड इज यूज्ड फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह का इमल्शन है जिसका यूज एसिडिटी में किया जाता है। तो जो कॉलोइडल मेडिसिन होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है बिकॉज उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वो जल्दी एब्जॉर्ब होती है उस एरिया में। चौथा है टैनिन। तो लेदर जनरली हमें एनिमल हाइड से मिलता है, तो एनिमल हाइड एक तरह का कॉलोइडल इन नेचर होती है और जनरली इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब जो एनिमल हाइड है वो काफी सॉफ्ट होते हैं, तो इसको एक केमिकल जिसका नाम है टैनिन इसके साथ सूट किया जाता है। जो टैनिन है उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे
तो कोगुलेशन होगा, और जब कोगुलेशन होता है तो वो जो लेदर है वो हार्ड हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैनिंग ऑफ लेदर या हार्डनिंग ऑफ लेदर। अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें क्रोमियम का यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ टैनिंग। नेक्स्ट है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ऊपर आपने पढ़ लिया है माइसेल्स के फॉर्मेशन करके। फोटोग्राफिक प्लेट एंड फिल्म्स, तो जो फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म होते हैं दे आर प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग एन इमल्शन of light sensitive silver bromide in gelatin over a glass plate or celluloid film। रबर इंडस्ट्री, रबर कहां से मिलता है? रबर ट्री से, तो वो एक लेटेक्स की फॉर्म में हमें मिलता है। लेटेक्स इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल, जो एक तरह के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और इसका कोगुलेशन करके हमें रबर मिलता है। लास्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जैसे पेंट्स, इंक, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स, सीमेंट, ये सारे के सारे कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं। अब 3 क्वेश्चन लगाते हैं। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कोलोइडल गोल्ड इज यूज्ड फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ लेटेक्स इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रबर, ये भी ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म आर प्रिपेयर्ड बाय द कोटिंग एंड इमल्शन ऑफ AgBr इन जिलेटिन ओवर ग्लास प्लेट, ये भी ठीक है। टैनिन यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, जो टैनिन है बच्चों उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसलिए आंसर हो गया डी। ये 2 NCERT के क्वेश्चन है। पहला, व्हाट मॉडिफिकेशन कैन यू सजेस्ट इन द हार्डे-सूल्जे रूल? तो बच्चों हार्डे-सूल्जे रूल ये बोलता है कि जिस आयन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी प्रेसिपिटेशन पावर उतनी ज्यादा होगी। तो इसमें मॉडिफिकेशन ये है कि हम क्या करेंगे, 2 अपोजिट चार्ज सॉल्व को आपस में मिक्स करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन को इस तरह से मेंटेन करेंगे कि दोनों सॉल्व एक दूसरे को म्यूचुअली प्रेसिपिटेट कर ले। व्हाई इट इज एसेंशियल टू वॉश प्रेसिपिटेट विद वाटर बिफोर एस्टिमेटिंग इट क्वांटिटेटिवली? तो किसी प्रेसिपिटेट को हमें चेक करना है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो पहले उसे वाटर से धोते हैं। ऐसा क्यों? तो जो हमें प्रेसिपिटेट मिला है उसमें कुछ अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की भी होती है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेशन में इंटरफेयर कर सकते हैं, इसीलिए जब हम इसे वाटर से वॉश करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री। जो वीडियो मैंने बनाया है इसका PDF मैं केमिस्ट्री पेज वेबसाइट में डाल दूंगा, 1 हफ्ते तक फ्री रहेगा, 1 हफ्ते तक आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सारे इंटेस्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, लगाने, एक बार देखना है। और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए हमने एक केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप बनाया है, 300 रुपए में ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन TPBs, कंबाइंड टेस्ट सीरीज, TPB को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी है, हैंड रिटन नोट्स भी हैं और प्रिंटेड शॉर्ट नोट्स भी है, मात्र 300 रुपए में। तो चलिए बच्चों, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।